नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे राहु नवमांश, वो टैलेंट, वो शक्ति, वो देवी उपहार जो हमें मिला हुआ है, जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं है। हमें उसके ऊपर कार्य करना है। और जनरली जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा परेशान होता है कि भाई मेरी लगन कुंडली में प्लैनेट यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन लगन कुंडली केवल आपके प्रयासों के बारे में बात करती है, आपकी मेहनत के बारे में बात करती है। उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, नवमांश के अंदर संचित रहता है। लगन कुंडली में भी हमारे पास 12 ही भाव हैं और नवमांश कुंडली के अंदर भी हमारे पास 12 ही भाव हैं। लगन कुंडली का द्वितीय भाव आपको अगर आपके धन के बारे में बताता है, तो नवमांश कुंडली का द्वितीय भाव आपको ये बता सकता है कि आपके धन के मैटर्स में, धन के क्षेत्र के अंदर ईश्वरीय सपोर्ट, ईश्वरीय उपहार कितना है। भाई कितना ऐसा सपोर्ट है जो मैं अगर मेहनत ना करूं, काम ना करूं, तब भी मेरे लिए मिलता रहेगा। और किन क्षेत्रों में मेरे पास फ्री विल है, मेहनत करके मैं चीज़ों को या डेस्टिनी को चैलेंज कर सकता हूं या फिर बदल सकता हूं। जब हम बात करते हैं राहु के बारे में, तो कुछ विशेष चीज़ें हमें पता लगती हैं, क्योंकि राहु का जो नवमांश ज़ोडिएक साइन है, नवमांश है, वो मात्र एक नवमांश नहीं है, वो मात्र एक नंबर नहीं है, मात्र एक राशि नहीं है, उसका केवल एक प्लैनेट नहीं है। वो नवमांश आपके जीवन को बदलने वाला नवमांश है। देखिए, हम जिस युग में बैठे हुए हैं ना, ये युग है कलयुग। कलयुग में क्या होता है, कलयुग में चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं। आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि ये व्यक्ति मुझे ये प्रोवाइड करे, इस रिलेशन से, इस मैरिज से मुझे ये मिले, मेरे मदर फादर की तरफ से मुझे ये चीज़ें मिले। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिटी बहुत बदली हुई हो सकती है। हर व्यक्ति के चेहरे पे 10-10 चेहरे लगे हुए हैं। ठोकर खा खा के हम चीज़ों को सीखते हैं, और जो ये ठोकर खाना है ना, ठोकर खा के जो चीज़ों को सीखना है, समय के साथ जो मैच्योर होना है, यही आपका नवमांश है। आपके नवमांश में बैठा हुआ राहु आपकी पीड़ा भी बताएगा कि यार 20, 25, 30, जब तक ये व्यक्ति मैच्योर नहीं हुआ था, कि क्षेत्र पे लोग इसको परेशान कर रहे थे, इसको नुकसान दे रहे थे, इसको पागल बनाया जा रहा था, इससे चीज़ों को हाइड किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही आप मैच्योर होते हैं, आप उसी चीज़ को अपने फेवर में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि नवमांश कुंडली से आप अपने हिडन टैलेंट तक के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि नवमांश का लगन जो है, उसमें जो प्लैनेट बैठा है, या नवमांश की लगन में जो राशि आ रही है, वो व्यक्ति का एक हिडन टैलेंट होता है, एक ईश्वरीय सपोर्ट है जो उस चीज़ में आपको मिला हुआ है। जैसे ही आपकी नवमांश की लगन में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है, तो हीलिंग या पब्लिक डीलिंग के कामों में ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर उसमें आपका दुश्मन या कोई आपको परेशान भी करता है, रोकने की कोशिश भी करता है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट फाइटिंग यू अलोन। वो केवल आपसे लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो ईश्वर से, देवीय व्यवस्थाओं से लड़ाई लड़ रहा है, और उसके अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। इसी तरह राहु जिस नवमांश में बैठे हुए हैं, वहाँ से देवीय प्रोटेक्शन, ईश्वरीय प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होता है। उस चीज़ के मैटर में ईश्वरीय प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे उस चीज़ के मैटर में लड़ाई लड़ता है और आप उस ऊर्जा को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो ईश्वर आपकी तरफ से का स्टैंड लेते हैं, आपके लिए फाइट करते हैं। बात सुनने में थोड़ी अजीब हो सकती है, बट जब आप इसको टाइम स्टैम्प्स में देखेंगे कि मेरा राहु इस नवमांश में है, बाय नेचर अब तक लोगों ने मुझे इसी चीज़ में तो परेशान करा था, यही तो मेरी परेशानी थी, यही तो मेरी डिफ़िकल्टी थी, जो धीरे धीरे सही होने लगी है या बेटर होने लगी है। इसमें मैं ध्रुव नाड़ी का एक प्रिंसिपल आपको देता हूँ कि आपका शुक्र जिस भी नवमांश में है, उस नवमांश का नंबर नोट कर लीजिए। आपका वीनस जिस नवमांश में है, उसका नंबर नोट करो, और इस नवमांश को अपनी लगन कुंडली में देखो, इस नंबर को लगन कुंडली में देखो। अगर ये कुंडली के केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में है, या फिर त्रिकोण के अंदर है, तो आपके चार्ट में एक हिडन राजयोग लगा हुआ है। इस राजयोग की वजह से मैंने उन मैरिजेस या उन रिलेशन को सस्टेन होता हुआ देखा है, जिन रिलेशंस के बारे में प्रिडिक्शंस थी, नोटेड, लिखी हुई प्रिडिक्शंस थे कि भाई ये नहीं चलेगा, इट विल नॉट सर्वाइव। बट शुक्र का एक तरह का राजयोग जो चार्ट में एग्जिस्ट कर रहा था। तो ईश्वरीय सपोर्ट, जहाँ पर ईश्वरीय सपोर्ट की बात आ जाती है, सोच के देखिए, अगर कोई आपसे लड़ता है, तो आपके पास, मेरे पास 2-2 हाथ हैं। लेकिन अगर कोई ईश्वर से लड़ता है, उस चीज़ में जहाँ आपको ईश्वर सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो फाइट करता है या विरोध करता है, तो कैसे उसका आउटकम होगा। इसीलिए प्रेडिक्शंस में कहा जाता है कि अगर कुंडली में लगन के अंदर शुक्र या फिर बुध या फिर कोई भी ग्रह नीच का हो गया, लेकिन नवमांश में अगर वो उच्च का हो गया, तो आपको नवमांश को प्राथमिकता देनी है। नवमांश में उच्च के ग्रह को अधिक प्रभावशाली या कार्यकारी माना जाएगा, और वहीं अगर उल्टा हो जाए, नवमांश में वो कमज़ोर हो जाए, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरा, नवमांश से राशि तुल्य नवमांश, नवमांश तुल्य राशि, इन चीज़ों से भी बहुत कुछ हमें पता लगता है कि जीवन के किस मैटर में, किस एरिया पे ईश्वर का सपोर्ट आपको बाय नेचर हिडन रूप से मिला हुआ है। तो दैट ऑल्सो इज अ प्रिडिक्शन थिंग।
थर्ड, इस सेशन के लिए हम बात करेंगे प्लैनेट राहु के नवमांश के बारे में। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा कौन सा वो हिडन टैलेंट है, हिडन शक्ति है, हिडन सिद्धि है जो मुझे मिली हुई है। सिद्धियां आपको मिलती हैं केतु के माध्यम से, और टैलेंट या फिर आपका पोटेंशियल चैनलाइज होता है राहु के माध्यम से। राहु इज द प्लैनेट जो मैजिकल प्लैनेट है। जब भी आपका वो किसी नवमांश के साथ जुड़ेगा ना, तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी का एक विशेष टच बन जाएगी, विशेष तत्व बन जाएगी। जैसे किसी का राहु अगर मिथुन नवमांश में हो, तो मिथुन नवमांश किसके बारे में बात करता है? मिथुन नवमांश बात करता है आपके कम्युनिकेशन के बारे में। तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो कि लोग एक बार जब आपको सुनना शुरू करें तो सुनते ही चले जाएं, बहुत लंबे समय तक आपको समझने की कोशिश करते रहें कि भाई इसके जीवन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और ध्यान रखिएगा कि जिस भी नवमांश से हम अष्टम नवमांश को देखेंगे वो थोड़ा परेशानी भरा होता है। अब आप कहेंगे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, थोड़ा सिंपल करता हूँ आपके लिए। अपनी कुंडली ओपन करिए, आपकी कुंडली कुछ इस तरह दिखाई देती है। इस कुंडली में एक तो हमारे पास होती है लगन कुंडली, लगन चार्ट जिसे हम कहते हैं D1, और दूसरा होता है नवमांश कुंडली जिसे हम कहते हैं D9। D1 आपका प्रयास है, इसमें भी राहु आपको किसी राशि में किसी नंबर में दिखाई देगा, 1, 2, 1 से लेके 12 तक। नवमांश में भी आपका राहु 1 से लेके 12 तक किसी भी नंबर के अंदर हो सकता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नवमांश कुंडली के बारे में। तो अपने नवमांश को D9 को ओपन करिए और राहु को देखिए कि वो किस नंबर में बैठा हुआ है, उसके साथ कौन सा प्लैनेट है जो जुड़ के बैठा हुआ है। आज के सेशन को हम इन चीज़ों के ऊपर रखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए राहु आपका प्रथम नवमांश में, पहले नवमांश में, कुंडली की लगन में, नवमांश की लगन में बैठा हुआ है। तो नवमांश में आप एक हिडन सूत्र देखिएगा कि नवमांश के अंदर हर नवमांश से जो अष्टम नवमांश होता है वो उसका पूर्ण रूप से विरोध करने की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की, चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करता है। लगन कुंडली में ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क नहीं करती, लेकिन नवमांश में ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कार्य करती है। तो हम अगर मान लीजिए लगन कुंडली में देखते हैं कि हमारा राहु बैठा हुआ है 1 नंबर पे, तो 1 से 8वां कौन होता है? तो 1 से काउंट कीजिएगा, 8वें नंबर पे 8 आएगा। अगर आपका राहु मान लीजिए बैठा हुआ है 2 नंबर पे, तो 2 से अगर आप आगे के 8 काउंट करेंगे, 8 काउंट करेंगे, तो कौन सा नंबर आएगा? 9 नंबर आएगा। इसका अर्थ है कि अगर मेरा राहु 2 नंबर में बैठा हुआ है तो 9 नंबर का जो अधिपति है जुपिटर, वो मुझे कुछ रोकने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से मैं ऐसे केसेस देखता हूँ जहाँ पर लगन कुंडली में गुरु इज एक्सॉल्टेड, गुरु इज अ फेवरेबल प्लैनेट, लेकिन वो व्यक्ति गुरु की दशा में ही आके कहता है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि मैं जो है वो अगर आज 1 लाख कमा रहा हूँ तो गुरु की दशा में 50 लाख कमाऊंगा, इतना जंप आएगा। लेकिन जंप तो राहु देंगे, और राहु कह रहे हैं कि भैया ये प्लैनेट मेरा विरोध कर रहा है, मुझे रोक रहा है, मुझे स्ट्रक कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। इसे हम कहते हैं कि एक डिटेल्ड रीडिंग में आपको ये देखना चाहिए कि आपके नवमांश में राहु से अष्टम नवमांश का अधिपति कौन है, या अष्टमांशा जो नवमांश बन रहा है उसका लॉर्ड कौन है। सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद भी ये बात समझिएगा कि नवमांश को प्राथमिकता हमें अधिक देनी है। अधिक का मतलब है कि नवमांश जो है वो व्यक्ति ठोकर खा खा के सीखता है, बाद में मैच्योर हो के उस चीज़ के बारे में समझता है, सोचता है, सीखता है, जानता है, पहचानता है, कोशिश करता है उस चीज़ में और आगे बढ़ने की और एक्सपीरियंस गेन करने की, और यही ठोकर खा खा के वो चीज़ उसकी स्किल बन जाती है, उसकी कला बन जाती है। जैसे पहले की मूवीज़ में होता था ना कि भाई पहले जो हीरो होता था वही पिट रहा होता है, वही परेशान हो रहा होता है, उसको ही धोखे मिल रहे होते हैं, बट कुछ समय बाद वो हीरो ही धोखे देने में एक्सपर्ट हो जाता है। ये राहु की आदत है। अब आप इसको अपने नवमांश में देखें कि आपका राहु किस नवमांश में है। शुरू करते हैं मेष नवमांश से कि आपके राहु में नवमांश के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको अपनी पहचान बनाने में, अपनी लीडरशिप प्रूव करने में, कुछ इनिशिएट करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मतलब अगर किसी का राहु 1 नंबर के नवमांश में हो तो ये बात देखते ही कहा जा सकता है कि भैया क्या दिक्कत है, क्या शुरू से ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, क्या परिवार में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इसी मैटर पे लगे हुए हो क्या कि खुद को प्रूव कर दूँ, खुद को दिखा दूँ, खुद की लीडरशिप दिखा दूँ लोगों को कि मेरे अंदर कितना दम है। लेकिन बार बार झटके खाने पड़ रहे हैं, वहीं धक्के खाने पड़ रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, वहीं उसकी जगह ऑप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो पहले ये स्टार्ट होता है पीड़ा से। राहु ने हमसे क्या कहा? राहु ने हमसे कहा कि भैया देखो, मैं मेष नवमांश में हूँ, जब भी तुम अपनी लीडरशिप दिखाओगे, कुछ फ्रीलांस करोगे, कुछ बिजनेस करोगे, कुछ इनिशिएटिव लोगे, कुछ पहल करोगे, कुछ खुद का करना चाहोगे, तो लोग जहाँ लोगों को, औरों को सपोर्ट करते हैं, तुमको यहाँ पर रोकने की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, द टाइम पास, यही राहु इन द मेष नवमांश निर्भयता का प्रतीक बन जाता है।
बेस टैलेंट क्या हो जाता है कि निर्भय हो गया ऐसा व्यक्ति अकेले चलने से नहीं डरता। समय के साथ मतलब 25-30 के बाद आफ्टर 1 से 2 संबंध फेल होने के बाद द पर्सन विल फील कि अब लोग मुझे एज अ लीडर अपने आप ही एक्सेप्ट करने लगे हैं, एक्सपेक्ट मतलब मानने लगे हैं। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं सेल्फ मेड पर्सन, आप इसको कह सकते हैं एक फ्री फियरलेस पर्सन, आप इसको एक कह सकते हैं एक ऐसा योद्धा जो विद टाइम खुद ही डेवलप हो गया है, किसी ने इसकी मदद नहीं करी थी, रोक रहे थे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे। मेष नवमांश के ही अधिपति कौन है? मेष नवमांश के अधिपति हैं प्लैनेट मंगल। तो राहु का मेष नवमांश में होना व्यक्ति को टेक्निक का मास्टर बना सकता है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में जैसे शुरुआत में कोई बच्चा है, 15 साल, 20 साल, 25 साल आपकी एज है और आप महसूस करते हैं कि हाँ यार लोग मुझे वो प्रूव ही नहीं करने दे रहे, मतलब मुझे वो समझाने या सीखने ही नहीं दे रहे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक हर्डल नहीं है, ये एक हर्डल के अंदर मिला हुआ आपको एक गोल्डन चांस है, जिसका पूरा अप्रोच ये है कि विद टाइम आप अपने अंदर मंगल की पॉसिबिलिटीज़ को या पावर्स को डेवलप कर लोगे। पावर्स को डेवलप करने का मतलब है कि खुद इनिशिएटिव लेना सीख जाओगे, अपनी पहल करना सीख जाओगे, एक लीडर बन जाओगे और लोग आपको लीडर के रूप में एक्सेप्ट भी करना शुरू कर देंगे। हो सकता है टेक्निकल डोमेन्स के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो जाए, पूरे घर में, पूरे आस पड़ोस में आप अपने आप को मानेंगे आप मैं टेक्निकल चीज़ों का मास्टर बन चुका हूँ, मेरे पास 2 से 4 से 5 से 6 से 7 डिफरेंट तरह की स्किल आ चुकी हैं, मैंने कंपटीशन एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है विद दिस सेम अप्रोच, इसी अप्रोच से। तो मेरा मानना है कि मेष नवमांश में राहु का होना एक तरह की बहुत खतरनाक, बहुत स्ट्रांग, बहुत एडवांस लेवल की स्किल होती है, एक टैलेंट होता है, गॉड गिफ्ट होता है, जो कि आपको लीडरशिप मैटर्स के अंदर मिला हुआ है। लेकिन यहाँ चीज़ें इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि अष्टम नवमांश मतलब स्कॉर्पियो, वृश्चिक आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो वृश्चिक रोकने की कोशिश करेगा, आप अपने आसपास देखोगे लोगों को सीक्रेटिवली चीज़ों को प्लान आउट करते हुए। मतलब मेष नवमांश में अगर राहु है और व्यक्ति ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहे, कुछ सीक्रेटिव काम करना चाहे, तो मेरा सजेशन होगा कि थोड़ा रुक के, थोड़ा सोच के, समझ के ही विश्वास करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम इस तरह आती है कि आपने किसी पे इमोशनल ट्रस्ट करा, उसी पर्सन से दिक्कत आ गई, किसी व्यक्ति ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी थी, हाइड अप करके रखी हुई थी, आफ्टर टेकिंग द डिसीजन आपको पता लगा कि यार ये चीज़ें तो इसने मुझसे हाइड कर रखी थी या छुपा रखी थी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यही नवमांश बना देता है, वो आपको रोकना भी चाहता है, आपको स्टॉप भी करना चाहता है। यहाँ पर राहु बाय नेचर एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग लगाएंगे। अगर यहीं ये राहु लगन कुंडली में मेष राशि 1 नंबर आपको केंद्र में या त्रिकोण में देखने को मिल रहा है, तो इट इज़ अ कारका ऑफ अ स्ट्रॉन्ग राजयोगा। और जिस भी भाव में वो 1 नंबर लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप कुछ यूनिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द लीडरशिप। जैसे मान लो ये 1 नंबर आपकी लगन कुंडली के चौथे भाव में है, तो हो सकता है कि आप अपने घर में पहले वो व्यक्ति बने जो कि इंडिपेंडेंटली कोई घर परचेज कर रहा है, और इन अ सिंगल शॉट एकदम से पेमेंट कर दी आपने, क्लियर घर ले लिया, गाड़ी ले ली। जहाँ पर भी 1 नंबर आएगा वहाँ पर लीडरशिप आपकी रिकॉग्नाइज की जाएगी, लोग आपकी लीडरशिप को पहचानेंगे। यार इसने जो डिसीजन लेके दिखाया ना, वो शायद घर में और कोई कर ही नहीं सकता था। इस चीज़ को देखो, अब मान लो यही 1 नंबर आपके द्वितीय भाव में आ गया लगन कुंडली में, तो वो पैसे का भाव है। तो इसका अर्थ है कि आपने जब मेहनत करी, आपने पहल करी और बूम, आपने इतना पैसा चैनलाइज कर दिया जो अब तक परिवार में कोई और व्यक्ति नहीं कर पाया था। द पॉसिबिलिटी। अगर हम बात करें राहु 2 नंबर में है, तो 2 नंबर का अर्थ होता है क्या? 2 नंबर का अर्थ होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, 2 नंबर का अर्थ होता है पैसा, 2 नंबर का अर्थ होता है फैमिली से सपोर्ट। शुरुआत कैसे होगी? आपका राहु 2 नंबर के नवमांश में, शुरुआत में यही चीज़ें लैक करेंगी। आप देखेंगे कि आपके घर में जहाँ पे शुरुआत में आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आपको कपड़े चाहिए, आपको स्टेशनरी चाहिए, आपको सामान चाहिए, वो मिलने में कुछ डिफ़िकल्टियाँ रहीं, कुछ चैलेंजेस रहे। सेकंड, वो अगर मिल गया था तो इमोशनल सपोर्ट फैमिली का उस तरह से अवेलेबल नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। और अगर वो भी हमें मिल गया तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल जॉल्ट लगा हो कि जब आपका बचपन का प्रोसेस था, 30 साल शुरुआती जो समय था, आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को एकदम से किसी फाइनेंशियल चुनौती या फिर चैलेंज का सामना करना पड़ा हो, किसी ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा हो, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को राहु से रिलेटेड पीड़ा या परेशानी आई है। अब ये पीड़ा नकारात्मक नहीं है, यही पीड़ा आपके राहु को एक्टिवेट करेगी। इन नियर फ्यूचर आप अपने आप को मानेंगे कि एक ईश्वरीय ऐसा सपोर्ट मिला है मुझे, जिससे कि मेरे अंदर क्रिएटिव शक्तियाँ आ चुकी हैं। क्रिएटिव शक्ति का मतलब है द पावर टू बिल्ड, सृजन करने की शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति, चीज़ों को बनाने की शक्ति। तो मैं राहु को वृषभ नवमांश में फाइनेंशियल मैग्नेटिक पुल मानता हूँ। अब ऐसे लोग कमेंट में कर सकते हैं कि भैया मैं पैसा नहीं कमा रहा या मैं बहुत कम पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी पोटेंशियल इतना ज़्यादा है इस राहु का जिसकी कोई लिमिट नहीं है इन द फाइनेंशियल मैटर्स।
पैसे के मैटर्स में इतना पोटेंशियल है। सेकंड, फैमिली मैटर्स के अंदर अगर पैसा नहीं देगा तो फैमिली में आपको एज अ लीडर स्टैब्लिश कर देगा। लीडर के अंदर ये भी हो सकता है कि फादर और मदर के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाए, फादर जो है वो थोड़ा बाहर चले जाए। मतलब आप अब ये बात सोच के देखिएगा कि यू गोइंग टू बी द लीडर ऑफ योर फैमिली, गोना क्रिएट योर फैमिली और गोना क्रिएट द वेल्थ। 2 से 3 चीज़ें क्रिएट करने की अद्भुत क्षमता यहाँ पर व्यक्ति के पास में है। एडिशनली ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब भी बात आती है फेस वैल्यू के। तो फेस वैल्यू का मतलब है किसी ब्रांड के प्रमोटर बन गए। फेस वैल्यू का मतलब है फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत अच्छा करने लग गए। फेस वैल्यू का मतलब है कि फैमिली में जब भी कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग है इन लोगों को पहले भेजा जाता है। फेस वैल्यू का मतलब है कि खुद की कोई ब्रांड या खुद की कोई लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, उसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान यहाँ पर होगा। ये दिव्य उपहार है, स्पेशल डिवाइन गिफ्ट है, लेकिन ये डिवाइन गिफ्ट खाली नहीं आता, विद सम चैलेंजेस या हर्डल्स आता है। यहाँ पर चैलेंजेस या हर्डल्स आते हैं किसकी वजह से? धनु की वजह से। धनु का मतलब है टीचर, गुरु, मतलब वो जो पर्सन है जो गाइड करता है, जो टीच करता है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आप कहेंगे कि टीचर से क्या इश्यूज़ होंगे? नहीं, इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं? आप अपने आसपास देखो कि लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्सी है मतलब कट्टरपंथ है, धार्मिक अंधे हैं, मतलब धर्म को अलग तरह से देखते हैं। तो धार्मिक रूप से लोगों से डिस्प्यूट हो जाना, थोड़ा विरोध हो जाना यहाँ पर पॉसिबल होता है। यहाँ पर ये पॉसिबल होता है कि साहब मैं कर तो बहुत कुछ सकता था बट मुझे कोई गाइड नहीं मिला, कोई टीचर नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला। इस चीज़ को देखिएगा। इन एडिशन आपका ये राहु कहाँ काम कर रहा है? ठीक है, कुछ क्रिएट करने की शक्ति है आपके पास। 2 नंबर अपनी लगन कुंडली में देखो, 2 नंबर कहाँ पे है। ये एडवांस है, बिल्कुल जो एडवांस समझ सकते हैं उनके लिए है कि अपनी लगन कुंडली में देखो 2 नंबर कहाँ है। आपका 2 नंबर अगर 4 नंबर चौथे भाव में है, 4th भाव में है, तो आप प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ क्रिएट करोगे। आपका यही 2 नंबर अगर मान लीजिए आपके 2nd हाउस में है तो आप फैमिली या फिर वेल्थ मैटर्स में कुछ क्रिएट करोगे। यही 2 नंबर अगर आपके 10th हाउस में है तो करियर मैटर्स में आप कुछ क्रिएट करके दिखाओगे। राजयोग है या नहीं, शुरुआत से आप देख सकते हो, बट मेरा मानना है अगर पसंद आया है तो कमेंट करना। कुछ और यूनिक चीज़ें इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में टाइमिंग्स एंड ऑल भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपका हर कमेंट मैटर करता है गाइस। अगर हम बात करें मिथुन नवमांश की कि मेरा राहु तो साहब मिथुन में है, तो मुझे क्या वरीड होने की आवश्यकता है? मिथुन मीन्स राहु का मूल स्वभाव, राहु का मूल घर। बुध के साथ राहु की वैसे ही अच्छी खासी पटती है। तो इसका अर्थ है कि विद टाइम आपकी लगन कुंडली में राहु कहीं भी हो, सूर्य के साथ हो, सूर्य की राशि में, चंद्र की राशि में, गुरु के साथ, कुछ भी, लेकिन आप ठोकर खा खा के जीवन में इतना कुछ सीख जाओगे मिथुन की वजह से कि आप बहुत सारी कलाओं के, बहुत सारी चीज़ों के मास्टर बन गए। पता है शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत इस पॉइंट से होगी कि मैं लोगों को जब समझाना चाहता था, सही दिशा दिखाना चाहता था, उनको गाइड करना चाहता था, अपने सिबलिंग्स को समझाना चाहता था, वो समझ ही नहीं पाए। मेरी बातों को वजन ही नहीं दिया गया, वो समझने की कोशिश नहीं की गई। भाई बहनों के साथ अनबन शुरुआत में रही। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये दे सकता है, आस पड़ोसियों के साथ दे सकता है। बट परेशान हो के मेरे अंदर एक बदलाव आया। वो टैलेंट मुझे दिखाई दिया मेरा कि भैया तुम्हें तो तुम्हारी बातों के अंदर ही वो टैलेंट है। तुम सूचनाओं के जादूगर हो सकते हो, इन्फॉर्मेशन के विजार्ड हो सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना, हर चीज़ के बारे में कुछ पता होना इज़ द मेन पावर ऑफ मिथुन नवमांश में बैठा हुआ राहु। ऐसा व्यक्ति मुझसे मिले और आके कहे कि मैं एक ही चीज़ का मास्टर बन जाऊँ, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आपकी मेन पावर पता है क्या है? बहुत चीज़ों का ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हर चीज़ के बारे में कैन स्पीक, एंड दिस मेक्स यू एज अ पावरफुल पर्सन। ये आपका बेस टैलेंट है, आपका स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, आपकी मेन पावर है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये डिवाइन गिफ्ट है आपको जो मिला है। तो हो सकता है आप अपनी बातों से, अपने इन्फॉर्मेशन से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, उनको प्रभावित कर पाएँ, किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर पाएँ। हर जो चोट है, हर जो ठोकर लग रही है, वो हमें इसकी तरफ लेके जा रही है। इनडायरेक्टली दशा ट्रांजिट मैटर करता है, बट ये मेन टैलेंट हुआ। यहाँ पे दिक्कत क्या होगी? यहाँ पर दिक्कत होगी द बिलीफ सिस्टम, अनुशासन, डिसिप्लिन, या मैं कहूँगा डिसिप्लिन से भी ज़्यादा 10 नंबर मतलब हार्ड वर्क। मतलब अगर आपका मिथुन में राहु है इन द नवांशा, तो आपको लग सकता है कि जनरल से ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है, कोई भी मेरा सपोर्ट करने के लिए नहीं है, हर काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। और अधिक से अधिक ये हो सकता है कि यार मुझे जो है वो सिस्टम के अनुसार नहीं चल सकता, मैं जैसे सुबह उठना, शाम सोना, वो जो डिसिप्लिन है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ लैक कर सकता है। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और कैप्रिकॉर्न से थोड़ा सा सावधान मैं कहूँगा रहना चाहिए। अब कैसे रहना चाहिए या नहीं, कभी और बात करेंगे किसी और सेशन में, अगर पसंद आता है आपको तो। अब बात आती है कि आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कहाँ करेंगे, इस राहु से आप क्या बनाएंगे। आपका राहु 3 नंबर में है नवमांश कुंडली में। नवमांश को भूल जाओ, लगन कुंडली खोलो, लगन में देखो कि 3 नंबर कहाँ पे है।
अगर वो 3 नंबर आपके चौथे भाव में है तो चौथा भाव है आपका घर परिवार। इसका मतलब है कि आप घर परिवार के एसेट बना पाओगे। अगर यही 3 नंबर आपके सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव विवाह है, अष्टम भाव आपका रिसर्च है, सेकंड हाउस आपका पैसा है, तो पैसा बना पाओगे। मैंने सब भावों के बारे में बताया है, आपको बस ये देखना है कि 3 नंबर लगन कुंडली में किस भाव में आता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, दो इसको हम अगले सेशन में डिटेल में कवर करेंगे, उसके लिए जुड़े रहिएगा। पसंद आता है लाइक करो ताकि अगला सेशन जल्दी आए। अगर हम बात करें कर्क नवमांश की कि भैया मेरा राहु जो है वो कर्क नवमांश में है, मेरे लिए क्या है। देखिए कर्क नवमांश जो है वो मेरा मानना है कि यहाँ पर शुरू कैसे होगा, द पीड़ा द पेन द चैलेंज स्टार्ट्स फ्रॉम, कि भैया शुरुआत से बचपन से जो घर का कंफर्ट होना चाहिए ना, घर से जो सुख मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रही। मैंने लोगों पे इमोशनल ट्रस्ट करा बट वो इमोशनल मुझसे दूर रहे, मतलब इमोशनली उन्होंने मेरे साथ धोखेबाजी करी, अकेला महसूस कराया बार बार। ये कर्क नवमांश में इन जनरल लगता है शुरुआत के अंदर। जितनी आप इसमें पीड़ा सहेंगे ना, जितना वो ट्रबल आएगी, जितना वो टर्बुलेंस होगा, उतना ही ज़्यादा ये टैलेंट निखर के बाहर आएगा। फिर आप कुछ समय बाद महसूस करेंगे कि जहाँ पर मैं हर इंसान से चाहता था कि ये मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, इमोशनली मेरे साथ रहे, मैं इसके ऊपर इमोशनल ट्रस्ट कर पाऊँ, उसकी जगह मेरे अंदर एक चेंज हुआ और मेरा तो EQ ही जाग गया। EQ का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस, EI जाग गया, मेरा EI जाग गया, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हो गया हूँ। अब मुझे पता है कि मैं कहाँ पे अपने इन्वेस्ट करूँ, इमोशंस कहाँ नहीं करूँ। ऐसे लोग जो है वो नेता, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, यूट्यूबर, इंस्टा कंटेंट क्रिएटर्स, हर वो व्यक्ति जो जनता की नब्ज पकड़ सके, इमोशनली इंटेलिजेंट है, नो उसकी भाई क्या करना है क्या नहीं करना, पब्लिक डीलिंग में चला गया, मैनेजमेंट में चला गया, फाइनेंस सेक्टर में चला गया। अरे लोगों के पहले ही पकड़ लेता है यार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे पता है भाई, पहले ही तुम मुझे क्या बताओगे। ये होता है कर्क नवमांश में 4 नंबर में। अगर आपका राहु है तो बताइएगा। इससे एडिशनल ये हो सकता है कि मदर के साथ संबंध इन फ्यूचर बेटर हो सकते हैं, पार्टनर के ऊपर आपका इमोशनली कंट्रोल हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इमोशनली आप लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हो, थोड़ा मैनिपुलेटिव वर्ड आप समझ सकते हो किस तरह का है, बट हाँ अपने अनुसार आप टिल्ट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन को। अब कोई अगर जितना परेशान हुआ है उतना ही ये पोटेंशियल, उतना ही ये टैलेंट बाहर निखर के आएगा। यहाँ पे रुकावट क्या होती है, यहाँ पर रुकावट होती है 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब क्या है, 11 नंबर का मतलब है कोई बड़ा सोशल सर्कल। जब आप पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश करना शुरू कर दें, जब आप ये सोचना शुरू करें कि मुझे अपने फ्रेंड पे ही ट्रस्ट करना है, फ्रेंड का साथ हर चीज़ में चाहिए, शायद आप गलत ट्रैक पे हो। 11 नंबर से परेशानियां आ सकती है। 11 नंबर का मतलब होता है बड़ा सोशल ग्रुप। तो अगर कर्क नवमांश में राहु है और आप छोटे सोशल ग्रुप से स्टार्ट करते हो, वो इनिशिएटिव लेते हो कि हाँ पहले इनसे शुरू करता हूँ बिल्ड करना, तो बहुत ग्रेट है, आपको पावर की ऊंची पोजीशन पे पहुंचा सकता है। और यहीं अगर आपने सोचा कि नहीं पहले एक बहुत बड़ा NGO हो, पहले एक बहुत बड़ा सर्कल हो, पहले एक बहुत बड़ा लोगों का जमावड़ा हो, फिर मैं कुछ करूँगा, फिर मैं कुछ काम करूँगा, फिर मैं कुछ बिजनेस करूँगा, वहाँ आपके लिए ये रुकावट बन जाता है। तो दुनिया को खुश करना इज अ वीकनेस ऑफ कर्क नवमांश में बैठा हुआ राहु। बट हमने 3 चीज़ें कवर करी हैं, द पेन से किस तरह गेन होता है और गेन के बाद भी ऑब्स्टेकल कहाँ बनी रहती है, जैसे कि फाइनेंशियल लैंडिंग हो गई, आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, अब वो देने से मना करा, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, वहाँ पे हर्डल क्रिएट कर दे। तो फ्रेंड सर्कल, पैसा उधार देना, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल इस राहु से आप क्या बना पाएंगे, लगन कुंडली में आप देखो कि 4 नंबर कहाँ आ रहा है। अगर ये 4 नंबर आपके द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव का अर्थ होता है धन। अगर ये 4 नंबर आपके दशम भाव में है तो इसका अर्थ होता है आपका कार्य क्षेत्र। मतलब आपके कार्य क्षेत्र में जब भी कोई दिक्कत आएगी ना, आपका राहु कर्क नवमांश से इमोशनली आपको वहाँ सपोर्ट करना शुरू कर देगा। आप हर पर्सन को जो आपके ऑफिस में है उसको इमोशनली कंट्रोल कर पाओगे, प्रभाव दे पाओगे लोगों पे। और अगर यही 4 नंबर आपके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव पैसा है, आप एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, हेल्थ सेक्टर, इन सब चीज़ों में गए, इमोशंस, लोगों के कंट्रोल, उससे वेल्थ जनरेट करना। तो पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट हैं। आपको ये समझना है कि कहाँ से ये पावर चार्ट के अंदर चैनलाइज हो रही है या जनरेट हो रही है, उसके ऊपर मुझे अधिक फोकस करना है, अधिक ध्यान देना है। दैट इज़ फॉर द कर्क नवमांशास राहु। इसके बारे में हमने बात करी है, एडवांस सेशन भी लेके आएंगे जिसमें हम लगन और नवमांश दोनों को लिंक करेंगे इसी तरह से, ताकि आप ये समझ पाओ कि यार ये जो मुझे परेशानियां हुई ना, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है हो गई, जो परेशानियां हो गई, जो बात हो गई, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा तो हो, कुछ अच्छा तो हो मेरे जीवन में, कुछ बेटर तो मुझे मिले। उसके बारे में विल डिस्कस इन द अपकमिंग वन, अगर आपको ये पसंद आता है तो। अगर हम बात करें राहु इज इन सिंह नवांशा, तो सिंह नवांशा इज द नवांशा ऑफ लीडरशिप।
यहाँ पर राहु ऑप्ट कैसे करेगा, ऑपरेट कैसे करेगा? मेरा मानना है जिस भी व्यक्ति का राहु इस नवमांश के अंदर है, उसको शुरुआत से ही समस्या कहाँ रही है? अपनी इंडिविजुअलिटी प्रूव करने में, लोगों को ये समझाने में, ये दिखाने में कि देखो मेरी आइडेंटिटी है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। द आइडेंटिटी प्रूविंग। फादर के साथ, लोगों के साथ विचार में या मतभेद, या फिर ऐसा कि जिस भी ग्रुप में आप जाते हो, जैसे कि आप स्कूल में रहे, कॉलेजेस में रहे, जहाँ पे भी आप गए, दे स्टार्टेड अ पावर बैटल, पावर स्ट्रगल, वहाँ अपने आप शुरू हो गई। ये यहाँ पर एक पीड़ा या पेन का काम करती है कि यार क्यों लोग मुझसे उस तरह कनेक्ट नहीं करते, क्यों एकदम से वो पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, एक पावर ग्रुप बन जाता है, मेरे अगेंस्ट लोग काम करना शुरू कर देते हैं, एक पावर ग्रुप बना लेते हैं। बार बार ये क्यों होता है? मेरी आइडेंटिटी मुझे क्यों प्रूव करनी पड़ती है बार बार? ये स्टार्टिंग है, दिस इज द पेन। नाउ द गेन पार्ट इज दिव्य उपहार इज द अधिकार एंड द चमक, अथॉरिटी, द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये पेन आपको आएगा, इसके बाद कुछ गेन भी आपको मिलेगा। लियो नवमांश में कैसा गेन हो सकता है? कोई आप बड़ी पोस्ट पे चले गए, कोई आपको बड़ी, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, कोई मोनोपोली हो गई, आप अपनी आइडेंटिटी, अथॉरिटी को प्रूव कर पाए, या फिर आपके बोलने में, आपकी प्रेजेंस में ही वो चमक है कि लोग आपको एज अ लीडर मान लेते हैं। अब ये बदलता हुआ होगा, देखिए किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, बट ये बात कंफर्म होगी कि 10 लोगों के ग्रुप में जब एक लियो नवमांश में राहु का व्यक्ति जाएगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे उसको महसूस करने के लिए या उसको फील करने के लिए, क्योंकि वो एक नवमांश का व्यक्ति नहीं जा रहा है, वो एक डिवाइन पावर जा रही है, डिवाइन शक्ति जा रही है जो वहाँ काम करने वाली है। क्रिएटिव नवमांश है तो क्रिएटिविटी में अच्छा वर्क करता है, यूट्यूब इंस्टा पे बहुत अच्छा वर्क करता है, डिजिटल एनवायरनमेंट या कंटेंट क्रिएशंस पे बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि हर जगह आइडेंटिटी प्रूविंग, अपने आप को साबित करके दिखा दूँ एक बार, ये बात यहाँ पर चलती रहती है अगर आपका राहु 5 नंबर में है तो। ठीक है, अब बात आती है तीसरी की रुकावट कौन बनेगा। रुकावट पता है यहाँ कौन बनता है? रुकावट यहाँ कई बार बनता है वैराग्य, लिबरेट होने की इच्छा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ सकता है, अगर आप लियो नवमांश में राहु को लेके बैठे हुए हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ सकता है आपके जीवन में जहाँ आपका मन करे कि यार सब कुछ ही बकवास है, सब कुछ को छोड़ो, हम तो संन्यास में चले, सब कुछ को छोड़ो, हमें दूर हो जाना है, डिटैच हो जाना है, वैराग्य में जाना है, लिबरेट होना है, या रुकना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। ये आपकी सफलता को आपसे छीनता है या दूर करता है। बार बार लेट गो, कि मैं बार बार चीज़ों के लिए फाइट नहीं करता, लेट गो कर देता हूँ कि तुम्हें जाना है तो जाओ। अब आप इसको रिलेशन में लगा सकते हो, मैरिज पे लगा सकते हो। रिलेशनशिप में क्या है, दिक्कत का हमेशा पॉइंट बनेगा लेट गो। हम उसके लिए फाइट नहीं करते, वी बी लाइक कि तुम्हें जाना है जाओ। ये अप्रोच यहाँ पर थोड़ी परेशानी देने वाली अप्रोच है। राहु आपका राजयोगकारी हो सकता है अगर ये 5 नंबर आपकी लगन कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में आ रहा हो तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात मेरा मानना है कि यहाँ पर पितरों का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंसेस्टर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपके परिवार में पितराज आर इन योर फेवर, एंसेस्टर्स आपके फेवर में है, आप पितृ पूजा करते हैं, एंसेस्टर्स का ध्यान रखते हैं, तो भी ये राहु आपको आपकी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी प्रूव करने में मदद करेगा। किसी भी टीम का लीडर बना सकता है, ग्रोथ बहुत अधिक दे सकता है, आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टा, डिजिटल कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि आप एक इंडिविजुअल चमक आपको मिल जाए, लोग आपके नाम से आपको पहचानने लगे या जानने लगे। ये यहाँ पॉसिबल होता है, बट ध्यान रखिएगा सिंह सूर्य है, राहु और सूर्य का विरोध है। इसका सीधा मतलब है कि परिवार में पितृदोष है। अगर वो है तो उसका समाधान कीजिए, उसका रिमूव कीजिए, उसका उपाय कीजिए, ताकि उस एक परेशानी से, एक चैलेंज से, एक ऑब्स्टेकल से आप अपने आप को दूर कर पाएँ या फिर उससे लिबरेट हो पाएँ। ये मेरा सजेशन है। अगर किसी का राहु कन्या नवमांश में हो तो देखिए, कन्या के बारे में सोचो, कन्या कैसे ऑपरेट करेगा। कन्या में पता है शुरुआत कैसे होती है, पीड़ा कहाँ से आती है, पेन कहाँ से आता है, लोग हमें कहाँ टेस्ट करते हैं, कहाँ हमें धोखे दिए जाते हैं, पता है वो शुरू होते हैं आपके किसी हेल्थ इशू से, किसी दुश्मन से, किसी डैड से। मतलब शुरुआत में जब मेरा जन्म हुआ, शुरुआती जो फेज़ था उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे। शुरुआती फेज़ में फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू रहा, या फिर कोई डेट इश्यूज़ रहे, मतलब कर्जे के कोई इश्यूज़ रहे, कोई फाइनेंशियल ट्रस्ट किया हो और वो पर्सन छोड़ के चला गया हो, या फिर फादर की कोई जॉब ऐसी थी जिसमें चेंजेस होते रहते थे या टर्मिनेट हो गया, मतलब कुछ इस तरह की समस्याएं शुरुआत में हमने देखी। तो लाइफ शुरुआत में थोड़ी मैसी रही, थोड़ी परेशानियों भरी रही इन द स्टार्ट। इज इट द फ्यूचर? यही परेशानी आपके राहु को पावर देती है, इनिशिएट करती है नवमांश के अंदर, उसको जगाती है कि भैया जाग, समझ अपनी स्ट्रेंथ को, ईश्वरीय उपहार को, डिवाइन गिफ्ट को,
और कन्या से कौन सा डिवाइन गिफ्ट मिलता है? सुपर एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस, किसी भी चीज़ की डेप्थ में चले जाना, बाल की खाल निकाल के रख देना, ये वो शक्ति है जो आपको मिलती है। एडिशनल हो सकता है ये हेल्थ में, हीलिंग में, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेशंस में भी काम करे, बट मेरा मानना है मेन शक्ति है इन डेप्थ जाना, किसी भी चीज़ की बारीकी पे बिल्कुल बुल्सआई स्पॉट कर देना। ये मेन स्ट्रेंथ है जो आपको मिली हुई है। इसका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, डेटा साइंस रिलेटेड वर्क में कर सकते हो, कोई ऐसे वर्क में कर सकते हो जहाँ क्रिटिक आपको होना है, कहीं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको लेके जाना है, वहाँ यूज़ कर सकते हो। हर उस जगह यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर गहराई से इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। जैसे अब मान लीजिए कोई ट्रेडर है, ठीक है, उसका राहु मैं देखूँ सिंह कन्या नवमांश में, मैं उससे यही पूछूं कि शुरुआत में भाई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रही थी क्या परिवार में? पर्सन से हाँ ठीक है रही थी, तो हो सकता है मैं और चीज़ों को अवॉइड करूँ देखना, और मैं कहूँ कि आप अपना आराम से ट्रेडिंग में काम कर सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे, इमोशनल नहीं लोगे, प्रैक्टिकल लोगे हमेशा। शुरुआत में हो सकता है आपने इमोशनल डिसीजन लिए हो, तभी तो ये राहु जागेगा ना, तभी इसको पता लगेगा यार तेरी आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि ये इंसान इमोशन से चल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है। और धीरे धीरे आप अपने आप को ओवर प्रैक्टिकल, ओवर एनालिटिकल होता हुआ देखेंगे कि जहाँ मैं पहले छोड़ देता था चीज़ों को, आप उसकी बाल की खाल निकालना शुरू करा है। बुध आपके राहु के साथ जुड़ गया है, कम्युनिकेशन में मदद कर सकता है, आपको बिजनेस के अंदर मदद कर सकता है, इंडिपेंडेंट वर्क के अंदर आपकी मदद कर सकता है। और मेरा तो मानना है कि राहु यहाँ पर द्वैध नवमांश के अंदर है। द्वैध मतलब डुअलिटी, कन्या भी डुअल है, डुअलिटी है इसके अंदर। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये एक ही चीज़ को मल्टीपली क्रिएट कर सकता है। एक संबंध में रहे हो, एक एडिशनल संबंध हो सकता है, एक मैरिज के साथ एक और संभावना संबंधों की रहती है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि उस तरफ भी हम बात करेंगे। अब मैं मैरिज के सेशन में नहीं जाना चाह रहा इसमें, बट दिस राहु इन द कन्या इज अ सुपर्ब थिंग, कॉज एनालिटिकल पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकली बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोगों को चीट करना, धोखा देना बहुत इज लाइक इम्पॉसिबल सा हो जाता है इन लॉन्ग रन। शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़े इन चीज़ों से परेशान रहे हो। रुकावट किससे आएगी? रुकावट आएगी जल्दबाजी से, गुस्से में डिसीजन लिया, जल्दबाजी में डिसीजन लिया, या बिना सोचे समझे कोई काम किया। इन 3-4 वजह से रुकावट आ सकती है। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग जो है वो, जैसे कन्या नवमांश में आपका राहु है, आपने आपके फादर को ही एक मेन लीडर मान रखा है कि ही इज़ मेन लीडर फॉर मी, ये जो कहेंगे मैं वो करूँगा, तो वो भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ तुला नवमांश की, कि मेरा राहु जो है वो तुला नवमांश के अंदर है। तुला नवमांश में शुरुआती पीड़ा किस तरह की हो सकती है, सोच के देखो। तुला नवमांश की शुरुआत क्या होती है? तुला नवमांश इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, तुला नवमांश इज ऑल अबाउट बैलेंस, तुला नवमांश इज ऑल अबाउट रिलेशन। तो इन 3 से 4 चीज़ों के अंदर ये बार बार आपको स्ट्रगल का सामना करवा सकता है शुरुआत में। मतलब जब जन्म हुआ उसके आफ्टरवर्ड, हम जब भी कहीं जुड़ते थे, किसी से बात करते थे, कनेक्ट करते थे, पीपल स्टार्टेड फाइटिंग, क्या गलतियाँ हमारे अंदर, वो जो बैलेंस है वो बन नहीं पाया। वो जो होना चाहिए ना कि एक बैलेंस होता है, इस लाइक पार्टनरशिप होती है कि आप पार्टनर बनते हो किसी के, वो हो ही नहीं पाया, वो पार्टनरशिप स्टार्ट ही नहीं हो पाई। हैपन्स विद तुला नवमांश, इसके साथ वो होती है चीज़, वहाँ देखने को मिलती है। तो रिश्तों में धोखा, पार्टनरशिप में धोखा, पार्टनरशिप में ट्रबल्स देखने को मिल सकती है आपको या फैमिली के किसी मेंबर को इन द स्टार्ट, जिससे आप भी परेशान रहे, जिससे आप भी डिस्टर्ब रहे। कि अब वो पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि वो केवल फिजिकल पार्टनरशिप्स हों या फिर वो केवल रोमांटिक पार्टनरशिप्स हों, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकते हैं, उसकी तरफ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आफ्टर बर्थ। अगर आप मुझसे कहें कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो मेरा मानना है ये आपके राहु को इनिशिएट करना चाहती है, एक्टिवेट करना चाहती है। आपको पता है जब यहाँ पर राहु एक्टिवेशन में आ जाएगा तो यही तुला आपकी मूल शक्ति बन जाएगी, और इसका अर्थ होगा कि आप मास्टर ऑफ बैलेंस बन चुके हैं। हर चीज़ में बैलेंस ले आते हैं, हर चीज़ में बैलेंस एस्टैब्लिश कर देते हैं। परिवार में कहीं भी किसी को दिक्कत आ रही है, 2 लोगों को जोड़ना है, आपकी मदद है कि भाई बैलेंस ले आएगा। ऐसे लोग ब्रोकरी में, पार्टनरशिप्स के अंदर या किसी भी ऐसे काम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ 2 लोगों को मिलाने से आपको कुछ ग्रोथ मिलती है। जैसे कि किसी कॉर्पोरेट के अंदर आप कह सकते हैं पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट, या कॉर्पोरेट के अंदर आप कह सकते हैं कि क्लाइंट को कंपनी के साथ मिलवाना, तो अरेंज करना, मिलवाना, पार्टनरशिप्स बनवाना, ये एक पर्सन की मेन स्ट्रेंथ बन जाती है जब राहु तुला नवमांश में हो। वैसे भी शुक्र के साथ कनेक्ट कर रहा है, सोच के देखो। एक तो तुला नवमांश जो कि मूल रूप से नवमांश है शुक्र का, उसमें भी प्लैनेट राहु का इन्वॉल्वमेंट मैरिज या रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। बट ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा है आपसे, पीड़ा, परेशानी, रुकावट वो शुरुआत की वजह से है। कहीं ऐसा तो नहीं है परिवार में, आस पड़ोस में आपने कुछ संबंधों में इस तरह की खरखरापन या फिर थोड़ी समस्याएं देखी हों, कुछ परेशानियां देखी हों?
किसी के भी, और वो आज तक आपके को हॉन्ट कर रही हैं या परेशान कर रही हैं, इस वजह से संबंधों में परेशानी हो तो बात अलग है। अदरवाइज राहु तुला नवमांश में अच्छे खासे संबंध देने की संभावना रखता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर यहाँ पीड़ा होगी या परेशानी आएगी तो यहाँ परेशानी जनरली आ सकती है इस वजह से कि परिवार से वो जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच नहीं कर रही, या फिर हमें कुछ बिजनेस करना है बट परिवार से या जो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए वो शायद उस तरह का नहीं मिल पा रहा। ये दो परेशानियां तो मैं मानता हूँ दे आर द जेन्युइन परेशानियां, रियल डिफिकल्टी फॉर अ पर्सन हैविंग राहु इन तुला नवमांश। बट इसके अलावा मैं और कोई विरोध यहाँ पर नहीं देखता हूँ। ओवरऑल ये राहु बहुत अच्छा होगा अगर आपकी लगन कुंडली में 7 नंबर केंद्र में या त्रिकोण में आ रहा है तो आप उन क्षेत्रों में अपने राहु से बहुत कुछ जनरेट कर पाएंगे। कैसे उसको करते हैं, लगन और नवमांश की लिंकिंग कैसे की जाती है, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशन। ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ताकि मैं और सेशंस आपके लिए ला सकूं बाय डूइंग द रिसर्च, बाय डूइंग द अंडरस्टैंडिंग कि भाई कैसे कैसे हम इन चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ। देखिए कई बार क्या होता है पहुँचाना भी मुश्किल होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि एक और टेक्निक में दे दूँ, शायद कुछ लोग कनेक्ट ही ना कर पाएँ, कुछ लोग समझ ही ना पाएँ कि लिंक कैसे करना है। तो अगर कोई दिक्कत भी आती है तो कमेंट बॉक्स आपका है, इट इज़ अप टू यू कि आप हमें बताएं तरीके से कि भाई ये चीज़ें और आप ऐड कर दीजिए। इट विल बी बेटर फॉर अस टू लिसन, टू कनेक्ट, टू अंडरस्टैंड थिंग्स ईजी। तो दिस इज फॉर द लिब्रा नवांशा, राहु इन द लिब्रा नवांशा। राहु इन वृश्चिक नवमांश, थोड़ा सोच के देखिए वृश्चिक नवमांश के बारे में। क्या डिवाइन गिफ्ट वृश्चिक नवमांश में हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वृश्चिक नवमांश तो वो डोरेमोन का पिटारे जैसा है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक नवमांश की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। मैं तो इसको सर्पों का नवमांश कहता हूँ, क्योंकि ये नवमांश विद मिथुन नवमांश बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारी कलाओं का, बहुत सारे टैलेंट का, बहुत सारी पोटेंशियल का, स्किल्स का मास्टर हो सकता है। अब आप कहेंगे ठीक है, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस नहीं करता, मेरी एज 25 है, 15 है, 30 है, जो भी एज है। इसका इनिशिएशन कैसा होता है, इसका शुरुआत कैसे होती है, जब राहु किसी का वृश्चिक नवमांश में हो ना तो इसको जगाया जाता है। कैसे जगाएंगे वृश्चिक नवमांश को, इसको कैसे पता लगेगा, इसके स्ट्रेंथ के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। आप देखिएगा जिसका राहु वृश्चिक नवमांश में है उसके जीवन में चीज़ें थोड़ी अनएक्सपेक्टेड होंगी, ऑल ऑफ अ सडन होंगी, आउट ऑफ ब्लू होंगी। बड़े बड़े ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसमें चीज़ें या जीवन एकदम से उथल पुथल में आ गया। अब जैसे कई लोगों के होता है कि मेरे फादर जो है वो आर्मी के अंदर थे, नेवी के अंदर थे, फौज के अंदर थे, एंड बार बार हमें चेंजेस करने पड़ते थे, घर बदलना पड़ता था। दैट ऑल्सो इज काउंटेड इन द चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें देखने को मिलता है जब भी हमारा राहु वृश्चिक नवमांश में हो। इसकी शुरुआत ही इस तरह से होती है कि बार बार शून्य से, ज़ीरो से, या फिर बार बार चेंजेस से, ट्रांसफॉर्मेशन से चीज़ों को इनिशिएट करना पड़ता है। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे कि एक बार हम किसी इस तरह की एजुकेशन के अंदर थे, बट बूम वो चेंज हो गई, एजुकेशन स्ट्रीम बदल गई। हो सकता है प्लेस बदल गया, हो सकता है स्टेट बदल गया, हो सकता है रिलेशंस चेंज होते रहता है। मतलब बार बार अनएक्सपेक्टेडली कोई जीवन में आता है, चीज़ें एकदम से होती हैं, एंड बूम कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है इन द शुरुआत के समय के अंदर। इस वजह से ये नवमांश इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह का चल रहा है तो उसको बिल्कुल अजीब मत मानिएगा, बिकॉज ये नवमांश इसका एक्सप्लेनेशन देता है कि भैया ये जो हो रहा है ना इसके पीछे का रीज़न ये है। क्या दिव्य उपहार यहाँ पर मिला हुआ है, अब आप मुझसे पूछिए मैं क्या कहूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन हो गया, डीप रिसर्च हो गई, हिडन मैजिकल साइंसेस हो गए, मिस्टिकल साइंसेस हो गए। ऐसा कुछ है नहीं जो उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में वृश्चिक नवमांश के पास ना हो। जैसे लोग सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं, वृश्चिक नवमांश का आदमी बंद आंखों से देख सकता है। दैट इज द पावर ऑफ वृश्चिक नवमांश। यहाँ पर आप बाय नेचर एक साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर, एक गुरु, एज अ टीचर कुछ भी बन सकते हैं, बिकॉज वृश्चिक नवमांश ये सारी स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है, देता है। और जब ये नवमांश अगेंस्ट में काम करता है या परेशानियां इसकी आती हैं, जैसे इसी वृश्चिक नवमांश में मान लो किसी का शनि और राहु एक साथ बैठ गया, तो शनि और राहु का एक साथ बैठना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो इसी वृश्चिक नवमांश में गुरु और राहु एक साथ बैठ गए तो ये डिफिकल्ट हो जाएंगे। ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में बार बार रुकावटें आएंगी, बार बार आपका जीवन ही रहस्य बन जाएगा। आप अपने ही जीवन को समझने की सुबह से शाम तक कोशिश करोगे कि सुबह उठता हूँ तब से सोचता हूँ खुद के बारे में और शाम तक सोचता ही रहता हूँ। ये सोच कब खत्म होगी, ये सोचना कब बंद होगा, ये थिंकिंग पैटर्न्स कब टूटेंगे, ये वृश्चिक नवमांश की एक पीड़ा या फिर एक ट्रबल बन जाती है अगर यहाँ पर कंजंक्शन थोड़ा विपरीत हो गया या अजीब हो गया। जैसे इसी वृश्चिक में मान लो चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा बाय नेचर वृश्चिक में नीच का होता है,
तो आप उस चंद्रमा के नीचत्व को भी तो राहु के साथ जोड़ेंगे कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। तो अगर राहु इंडिपेंडेंट है तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसी तरह से वर्क कर सकती हैं, आप कमेंट में बताइएगा। सेकंड, अगर राहु किसी प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्लैनेट भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। कोशिश करें हम कि ये गुरु या शनि के साथ ना हो, क्योंकि उन केसेस में क्या होता है थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट पोजीशन बना लेता है, ऐसी पोजीशन बना लेता है जिसमें इंसान खुद के बारे में अधिक सोचता है, खुद के ही जीवन को एक रहस्य मान के उसको एक्सप्लोर करने की सुबह से शाम तक कोशिश करता रहता है। दिस हैपन्स विद द वृश्चिक नवांश। रुकावट क्या हो सकती है? रुकावट मेरा मानना है कि यहाँ पर आ सकती है बार बार हमारी शक्तियाँ, मतलब क्योंकि वृश्चिक से जो अष्टम नवमांश पड़ेगा वो मिथुन होगा, तो मिथुन इज लाइक सिबलिंग्स हो सकता है, स्किल सेट हो सकता है या कम्युनिकेशन हो सकता है। जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका राहु वृश्चिक नवमांश में और आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है कि खुद को ही समझने में दिन रात लगे रहते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर चार्ट। कुछ ना कुछ है जो चार्ट में सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिससे जीवन खुद ही रहस्यात्मक हो गया है। तो जितना आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, जितना लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जितने बड़े ग्रुप्स का सर्कल्स का पार्ट बनेंगे, उतना ये नवमांश बेटर परफॉर्म करेगा। और जब ये बेटर परफॉर्म करेगा तो ट्रेडिंग से लेके एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से लेके हीलिंग, हीलिंग से लेके किसी भी तरह के मटेरियल वर्क में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो डेटा रिसर्च हो, कोई डेटा साइंस हो, या कोई भी ऐसा वर्क हो जिसमें बहुत गहराई में इन्वॉल्व होना पड़ता है और इंट्यूशन बेस्ड वो काम है, बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे वृश्चिक नवमांश के लोग या उसके जातक। तो दिस इज फॉर द वृश्चिक नवमांश राहु। अगर हम बात करते हैं धनु नवमांश के बारे में कि मेरा राहु तो सब धनु नवमांश में है, थोड़ा सोच के देखो कि इस राहु को कैसे जगाया जाएगा, इस राहु को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कैसा पता लगेगा, क्योंकि धनु नवमांश के अधिपति होते हैं जुपिटर। तो शुरुआत से कुछ पीड़ाएं या शुरुआत से कुछ स्ट्रगल्स या कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, जैसे एजुकेशन में कि हाँ टीचिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर मुझे कुछ समस्याएं आई, मुझे अपनी स्ट्रीम को बदलना पड़ा। मैंने बचपन में अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा अपने टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते देखा, या टीचर्स ने बच्चों के साथ मिसबिहेव करा। मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट था, जिसमें हम नॉलेज की, टीचिंग की, मोटिवेशन की बात करते हैं कि जब मुझे मोटिवेशन चाहिए थी, नॉलेज चाहिए थी, कोई सपोर्ट चाहिए था, दैट वाज नॉट देयर इन माय लाइफ, वो मेरे जीवन में नहीं था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट राहु इन द नवांशा। ये वो शुरुआती पीड़ा हुई या शुरुआती स्ट्रगल हुई। अब ये फादर से आ सकती है, ग्रैंडफादर से आ सकती है, कि यू शुड अंडरस्टैंड कि ये धनु से मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। धनु से कई बार होता है कि राहु किसी का धनु नवमांश में हो, शुरुआत को उसको क्लियर इंडिकेशन ही नहीं थी, आइडिया ही नहीं था कि उसे करना क्या है, क्या नहीं करना है। क्योंकि धनु नवमांश के अगर आप प्रोटोटाइप को देखेंगे ना, तो एक धनुष और बाण लेके एक ही निशाने पर निशाना लगाता हुआ एक धनुर्धारी, तो एक निशान, एक दिशा, एक डायरेक्शन वही नहीं मिल पाई इन द स्टार्ट, ये प्रॉब्लम रही। और यही फिर आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आप कहते हैं ठीक है मुझे तो कोई टीचर नहीं मिला, बट आई विल बी द टीचर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ, मैं एक फिलोसोफर बन जाता हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन बन जाता हूँ जो लोगों को गाइड करूँगा, लोगों को कंसल्टेशंस दूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि क्या करना है। ऐसे ही लोग जिनका राहु धनु नवमांश में है, या आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बड़े स्ट्रेटजिस्ट देखने को मिल जाएंगे कि ये स्ट्रेटजी मेकर हैं, ये पैनल्स पे आते हैं, या आपको न्यूज़ चैनल्स के पैनल पे बैठे हुए दिख जाएंगे। बिकॉज ये बड़ा अप्रोच, बड़ी थिंकिंग, दूरदर्शिता, आई विल से इन द वन वर्ड इज द टैलेंट ऑफ राहु इन द धनु नवांशा। और यहाँ रुकावट या ब्लॉकेज क्या है? यहाँ ब्लॉकेज या रुकावट है बार बार फैमिली की या घर की चिंताएं। तो अगर वो आपके मन में हमेशा बनी रहती हैं, परिवार को लेके, घर को लेके, आई से कि आपका राहु शायद किसी गलत कंजंक्शन में है। जैसे कि मान लो यहीं पर राहु धनु के अंदर शनि के साथ है, सोच के देखो, राहु नवमांश में है धनु में शनि के साथ, सोचो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर ये राहु है नवमांश में सूर्य के साथ है, तो जब ये अपने विरोधी प्लैनेटों के साथ जुड़ जाएगा, जो मेरी रीडिंग है वो एग्जैक्टली इंडिविजुअल प्लैनेट के ऊपर है, अगर वो प्लैनेट से जुड़ रहा है तो उसका भी इफेक्ट आएगा। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो उसको भी एक बार चेक करना कि आपका किसी प्लैनेट के साथ ये नवमांश में जुड़ा हुआ तो नहीं है, और जुड़ा हुआ है तो क्या वो फ्रेंडली प्लैनेट है या फिर एनिमी प्लैनेट है। दोनों से बहुत हद तक रीडिंग्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की, मकर नवमांश की, तो मकर जैसा नाम है वैसा ही है, मकर इज ऑल अबाउट द एफर्ट। शुरुआती पीड़ा या शुरुआती स्ट्रगल क्या हो सकती है, जिससे ये राहु इनिशिएट हुआ हो, एक्टिवेट हुआ हो कि भाई शुरुआत में या तो मुझे करियर में इशूज़ थे, काम के अंदर इशूज़ थे, फादर के साथ मेरे रिलेशंस थोड़े डिफिकल्ट थे, या फिर मैंने फादर के जीवन में ये सारी चीज़ें देखी कि उनको काम में स्ट्रगल्स थे, इशूज़ थे, या फिर उनके फादर के साथ रिलेशंस थोड़े डिफिकल्ट हो गए। तो इस तरह से ये आपको वो प्रॉब्लम दिखाएगा, वो पीड़ा दिखाएगा, वो पेन दिखाएगा, ताकि ये जगाने की कोशिश कर रहा है ना नवमांश को। आप नवमांश को जानते ही तब हो जब आप ठोकर खा खा के चीज़ों को सीखते हो,
तो जितनी ठोकर लगेंगी, मान लो एक व्यक्ति है जिसके जीवन में एक दो प्रॉब्लम थी, कम जागा हुआ प्लैनेट मिलेगा राहु। एक व्यक्ति है जो बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो इतना मैच्योर हो गया होगा, उसका राहु की कैप्रिकॉन में उसको शक्ति मिल गई है। अब आप कहेंगे कौन सी शक्ति मिली है साहब, कैप्रिकॉन में ऐसा क्या है? कैप्रिकॉन के अंदर एक शक्ति तो मैं मानता हूँ जो है वो है अटल इरादा। जैसे मगरमच्छ का होता है ना, वैसे ही मकर का होता है। यही इसी कारण है मंगल यहाँ एग्जॉल्ट करते हैं कि मतलब अटल इरादा हो गया कि एक बार कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो प्राप्त करनी है। वो मांझी की तरह, दशरथ मांझी, पहाड़ तोड़ना है तोड़ देना। ये होता है राहु इन कैप्रिकॉन से कि यहाँ पर अनस्टॉपेबल ग्रिट व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। एक नहीं टूटने वाला इरादा कि भैया मुझे जो प्राप्त करना है मैं प्राप्त करके दिखा दूंगा, कोई उसको हिला डुला नहीं पाएगा। दैट हैपन्स इन द कैप्रिकॉन नवांशा। सेकंड, करियर डोमेन में बहुत अच्छा काम करने लग जाओगे, क्योंकि राहु इज अ मास्टर ऑफ मल्टीप्लिसिटी। एक साथ कई काम करने का मास्टर है, एक साथ कई काम कर सकता है। कैप्रिकॉन नवांशा में भी यही है, एक साथ कई काम कर सकता है। कैप्रिकॉन नवांशा में बिकॉज मंगल एग्जॉल्ट करता है, मेरा मानना है कि उन लोगों के लिए जिन्हें अपने जीवन में कोई सिविल सर्विसेज या मेडिकल या इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम निकालना है, क्लियर करना है, उसमें अपना नेम बनाना है, राहु का मकर नवमांश में होना इज द बेस्ट। ये डिवाइन गिफ्ट है भाई, आने दो एग्जाम को, फाइट करते रहेंगे, एंड तक फाइट करते रहेंगे। ये डिजायर ही कैप्रिकॉन को कैप्रिकॉन बनाती है। अब हो सकता है यहाँ चीज़ें थोड़ी अलग हो, मैंने जो राहु बताया है वो इंडिविजुअल है, अकेला नव मकर में है। आपके केस में मान लो यही मकर में गुरु के साथ है, तो गुरु नीच का हो गया मकर नवमांश में, वो यहाँ परेशानी बनेगा। वो कैसे परेशानी बनेगा? उम्र बढ़ा देगा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, राहु एंड गुरु इन मकर नवमांश, मैरिज की उम्र जो 24 होनी चाहिए थी, बच्चा 35-34 पे आ गया। वो एग्जाम फाइट करे जा रहा है, मतलब राहु तो वहाँ काम कर रहा है, वो तो अनस्टॉपेबल है कि मैंने एक लक्ष्य ले लिया, इरादा बना लिया, ये तो मुझे करना ही करना है। बट गुरु उसको परेशान कर रहा है, सोसाइटी उसको टीज कर रही है। गुरु सोसाइटी का कारक है, समाज का कारक है। तो इस तरह से आप रीडिंग में दूसरे प्लैनेट को भी इन्वॉल्व करके देखिएगा। बट हाँ, राहु चाहे कितने ही प्लैनेटों के साथ हो, फिर भी यहाँ पर अधिक काम करेगा, बिकॉज राहु इज द मास्टर ऑफ कलयुग, कलयुग का मास्टर है। और नवमांश कलयुग में ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि कलयुग प्रोन है नवमांश के लिए। यहाँ लोग जो है ज़्यादा ठोकर खा के चीज़ें सीखते हैं। अगर हम बात करें कुंभ नवमांश की, तो कुंभ नवमांश जो है उसमें शुरुआत में समस्या कैसे आती है? अगर आपका राहु कुंभ नवमांश में है, आप जानना चाहते हैं कि कितना ये एक्टिव है, कौन सा इसका टैलेंट है जो मुझे मिला है, तो कुंभ नवमांश इज द नवमांश ऑफ बड़े सोशल सर्कल्स। आपका राहु इस नवमांश में हो सकता है कि आप दुनिया से, सोसाइटी से, लोगों से थोड़ा कट्टा कट्टा महसूस करते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस महसूस करते हैं कि जहाँ कनेक्शंस और लोगों के बहुत आसानी से बन जाते हैं, मुझे को डिफ़िकल्टी आती है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो जो कनेक्शन है वो उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाता। दैट्स व्हाट कुंभ नवमांश इंडिकेट, कि यहाँ वो जो कनेक्शन है वो इतना ईजीली इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। आप अपनी शुरुआत में देखो, कहीं ऐसा तो नहीं था कि सोशल सर्कल के हम पार्ट नहीं बन पाए, फ्रेंड सर्कल के पार्ट नहीं बने। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो पार्ट थे। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली के अंदर देखो कि फैमिली के अंदर तो वो कटाव नहीं था, अकेला रहना, दूर रहना, इस तरह की कोई चीज़ तो महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि ये शुरुआत में हो सकता है। और अगर ये हुआ है तो ये नेगेटिव नहीं हुआ है, मतलब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी या कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे या कहीं पैसा इन्वेस्ट करा वो डूब गया, कोई लेके चला गया, वो इश्यूज़ आए, वो पीड़ा कोई रीज़न की वजह से है। और रीज़न जो है वो आपको नवमांश में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिवाइन गिफ्ट मिला हुआ है। राहु का कुंभ नवमांश में होना दो डिवाइन गिफ्ट देता है। एक तो क्रांतिकारी विचार, वो तो सिंपल सी चीज़ है कि भैया यहाँ क्रांतिकारी विचार होंगे व्यक्ति के, इसमें कोई शक नहीं है। वो कुछ ऐसा करना चाहेगा जो अब तक उसके परिवार में, आस पड़ोस में किसी ने भी नहीं करा। बिजनेस में लगाओ, जॉब में लगाओ, कुछ बड़ी चीज़ प्राप्त करने में लगाओ, बट ये एक पर्टिकुलर थिंग है। दूसरा जो मेन थिंग है, मेन थीम है, वो है कुंभ नवमांश से बड़े सोशल सर्कल्स आते हैं, बड़े फ्रेंड सर्कल्स आते हैं। तो आप हमेशा, वो स्ट्रेंथ होगी आपकी कि आप बड़े से बड़े सोशल सर्कल का या फ्रेंड सर्कल को कंट्रोल करने की क्षमता रखोगे। कितने भी बड़े ग्रुप में आपको भेज दिया, वो डर नहीं लगता, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इन जनरल यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी एडवांस जो वर्क है, सिस्टम है, कोई बड़े सर्कल बनाने का जो सिस्टम है, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह से फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर राहु इन कुंभ नवमांश परफॉर्म्स वेरी वेल। बट मूल शक्तियाँ वो दो ही हैं, एक तो क्रांतिकारी विचार, वो एक मूल शक्ति है, और दूसरा है बड़े सर्कल से डरना नहीं। कोई व्यक्ति होगा जो यहाँ कह सकता है कि यार मुझे तो डर लगता है, मैं तो थोड़ा वरीड महसूस करता हूँ। भाई मैंने राहु इंडिविजुअल की बात करी है,
आपका राहु अगर वहाँ मान लीजिए किसी कंजंक्शन में है, उसी कुंभ में 11 नंबर में आपको दिखता है राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य वहाँ शत्रु के नवमांश में है, वो परेशान करेगा। सूर्य से परेशानी आएगी कि फादर से मुझे दिक्कत है, जिन भी लोगों के साथ जुड़ता हूँ वो सब ईगोइस्टिक लोग हैं साहब, कैसे उनसे बातचीत करूँ मैं, ये परेशानी होगी। आप करना चाहोगे विधि और राहु, क्योंकि राहु कुंभ में मतलब राहु अपने घर में, लेकिन सूर्य उसको ब्लॉक कर रहा है क्योंकि वो कंजंक्शन में है। तो कंजंक्शंस को देखो कैसे देखना है, लास्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, चेक कर सकते हैं आप। आपको जानना है कि राहु आपका राजयोग लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। अपनी लगन कुंडली में देखो 11 नंबर कहाँ आता है। 11 नंबर अगर पहले भाव में है, चौथे, सातवें, 10वें में या त्रिकोण में है, तो डेफिनेटली ये राहु एक राजयोगकारी प्लैनेट है। कैसे राजयोग लगा सकता है, ट्रेडिंग से फायदा दिला सकता है, बल्क प्रॉपर्टी, बल्क चीज़ें परचेज कर सकते हो, फ्रेंड सर्कल से कुछ गेन हो सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरेट ये कुंभ नवमांश से ही चीज़ों को करेगा। थोड़ा राशि तुल्य नवमांश जानते हो तो उसको भी अप्लाई करके देखो, नहीं पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लगन और नवमांश दोनों को लिंक करके मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ ये मीन नवमांश में होता तो मीन इज़ द मछली नवमांश। मीन नवमांश में तो पीड़ा आप ये समझ लीजिए कि शुरुआत से हो सकता है कि आपने लोगों पे इमोशनल ट्रस्ट करा हो, या फिर रिलेशनशिप में ट्रस्ट करा हो, या डिवोटेड रहे हो किसी के प्रति और उसने आपको थोड़ी परेशानी दी हो, या फिर ये हो सकता है कि आपकी फैमिली किसी के प्रति डिवोटेड हो, कोई टीचर हो गए, गुरु हो गए, ईश्वर हो गए, मतलब कहीं भी कोई डिवोटेड हुए और उनको उस तरह का गेन नहीं हो पाया। ये मैं थोड़ी जनरल परेशानी मानता हूँ, क्योंकि मीन नवमांश में जैसा कि मीन है, मीन इज अ फॉरेन एलिमेंट राशि, विदेश। तो जब विदेश से ही राहु जुड़ जाएगा तो परेशानियां कम देगा, बट फिर भी हाँ इस तरह की परेशानी हो सकती है, थोड़े हेल्थ ट्रबल्स दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, हॉस्पिटल विजिट दे सकता है, या फिर उस तरह के इश्यूज जो मैंने बताया क्रिएट कर सकता है। बात आती है कि इसके आफ्टरवर्ड क्या होगा। तो मीन नवमांश में ये एक प्रॉब्लम हुई, समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या वो डिवाइन गिफ्ट जो मिला है। तो मीन नवमांश में राहु के होने से हमें कुछ ना कुछ डिवाइन गिफ्ट भी मिलता है, और वो डिवाइन गिफ्ट हो सकता है कॉस्मिक कनेक्शन के रूप में। कॉस्मिक कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि राहु इन द मीन नवमांश में हम फॉरेन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, हमारे कनेक्शंस फॉरेनर्स के साथ बन जाते हैं। फॉरेनर्स के साथ कनेक्शन नहीं है तो फिर भी अलग जो ग्रुप्स हैं या फिर अलग जो सर्कल्स हैं उनके साथ अपने कनेक्शंस को हम लिंक कर लेते हैं। और मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा जो है वो मीन नवमांश आपको शक्ति देता है लोगों के साथ जुड़ने की और लोगों के साथ कनेक्ट होने की। ये एक शक्ति आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलती है। तो अगर आपका राहु मीन नवमांश में है, इंट्यूशन हाई हो सकता है, लोगों के साथ जुड़ना बहुत तेज़ हो सकता है कि आपको जल्दी जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट कराए, उससे आप फाइनेंशियल गेन भी किसी तरह का ले पाएँ, बिजनेस में बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ये इंडिविजुअल राहु है, मान लो यहीं पर ये राहु नीच के बुध के साथ भी है, भाई मीन में बुध नीच का होगा, उसके साथ बैठा है तो बार बार आपको बोलने में, बातचीत करने में ही दिक्कत आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो हम रीडिंग्स देख रहे हैं ये इंडिविजुअल प्लैनेट की है, इसके साथ अगर कोई प्लैनेट जुड़ा हुआ है नवमांश में तो वो भी रीडिंग्स को बहुत हद तक बदल देगा या परिवर्तित कर देगा। उसके लिए भी आप इस बार चीज़ों को देख सकते हैं इन द कंजंक्शंस को कैसे रीड करना है। ओवरऑल ये जानना चाहते हो कि राहु इज अ गुड प्लैनेट और बैड, तो लगन कुंडली में बस ये देखो कि 12 नंबर कहाँ है। 12 नंबर केंद्र में है या त्रिकोण में है तो राहु आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट है। मेरा मानना यह है, चाहे उसके कंजंक्शन कैसा भी हो या कोई भी हो, काम वो कैसे करेगा या प्रॉब्लम वो कैसे लाएगा, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, उनका एक बार ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आप जानते हैं कि मीन में, मैं जनरली जानता हूँ कि मीन के लोग जो हैं विद राहु थोड़े अधिक इंट्यूटिव होते हैं, तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशन इनमें तो आराम से वर्क कर जाते हैं। ओवरऑल हेल्थ हीलिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर आउट कर ली हैं, बट फिर भी कुछ बचा है तो वी विल कवर इन द अपकमिंग सेशन। फॉर दैट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द सेशन इफ़ यू रियली लाइक इट। बात आती है कंजंक्शन की, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कंजंक्शन से रीडिंग्स बहुत हद तक चेंज होती हैं। एक प्लैनेट राहु इंडिविजुअल कुछ और देगा, विद कंजंक्शन कुछ और देगा। तो अगर राहु का जुड़ाव नवमांश में सूर्य, शनि या फिर गुरु, इन 3 प्लैनेटों के साथ होता है तो सूर्य के साथ तो फ्रिक्शन है, डिस्प्यूट है। शनि और गुरु के साथ जनरली ये क्या करता है, शनि और गुरु के साथ ये ओवर थिंकिंग में ये व्यक्ति को थोड़ा इंट्रोवर्ट बना देता है। अगर आप उस एक चीज़ से बच जाएं तो मेरा मानना है कि राहु की शक्ति इन द नवमांश कुंडली इवन विद दिस कंजंक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल यू गॉट इन योर बर्थ चार्ट। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो लेट अस नो, और भी चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है सारे ही हाउसेज और प्लैनेट हमने कवर कर लिए हैं जो मैंने नोट में बनाए थे। तो इसके बाद भी कुछ है तो आप बताइएगा, या कुछ रहता है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। बी इन टच गाइस।